सब्जेक्ट्स में मैं आपको फिर से फर्स्ट लेसन फ्रांसीसी क्रांति को आगे कंटिन्यू करती हूँ। कल हमने आप लोगों को क्रांति के कारणों के बारे में बताया था और कहा था कि कल हम लोग घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में कौन कौन सी घटनाएं कैसे कैसे घटित हुई। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि प्राचीन राजतंत्र में सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उससे स्टेट्स जनरल की मंजूरी लेनी होती थी और उससे इस स्टेट्स जनरल में तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन ये सम्राट निर्णय करता था कि उसकी बैठक कब बुलाई जाएगी। लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव पर अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। इस बैठक में पहले दूसरे स्टेट्स के 300 प्रतिनिधि होते थे जो कि आमने सामने की कतारों में बैठते थे और तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े होते थे। इसमें तीनों ही स्टेट्स को अपने एक एक मत देने का अधिकार था, जबकि उस समय पर तृतीय स्टेट से मांग की कि प्रत्येक प्रतिनिधि को एक एक मत देने का अधिकार दिया जाए, लेकिन लुई 16 इस बात को तैयार नहीं हुई। इसकी वजह से तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए और प्रतिनिधियों ने 20 जून को वारसाई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बनता तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उनका नेतृत्व उनके नेता मिराबियो ओबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वो सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करना चाहता था। ओबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट्स क्या है इस शीर्षक पर अपनी एक प्रचार पुस्तिका या पैम्फलेट लिखा। जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। पाव रोटी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बेकारी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी ओर सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। नाराज भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोल दिया और उसको एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। कई जिलों में किसानों ने कुदालों बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण किया, उनके अन्न भंडारों को लूटा, लगान संबंधित दस्तावेजों को जला दिया और अपनी इसी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगा करके लुई 16 ने अंत में नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दी गया और इस प्रकार कम से कम 10 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित किया जाए और एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता केंद्रित होने के बजाय शक्ति को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करके उनको हस्तांतरित कर दिया जाए। इस प्रकार से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। इसमें 25 वर्ष से अधिक उम्र के केवल ऐसे ही पुरुषों को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये संविधान पुरुष और नागरिक घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी पारंपरिक अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त थे और राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वो अपने प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की पूरी रक्षा करे। 1792 में अप्रैल में नेशनल असेंबली ने प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया और प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रोजेट द लॉयल द्वारा रचित मार्सले भी था। यह गीत पहली बार मार्सलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते जाते हुए गाया था, इसीलिए इस गाने का नाम मार्सले हो गया, जो कि आज फ्रांस का
राष्ट्रगान है। 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीति और कार्ययोजना पर बहस करते थे। इनमें से एक जैकोबिन क्लब था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट्स ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसाज, नौकर और दिहाड़ी मजदूर थे। इनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। 1792 की गर्मी में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थ की महंगाई के अभाव से नाराज होकर पेरिस वासियों को लेकर एक हिंसक विद्रोह किया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मतदान का अधिकार दिया गया। इस नई असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया और इसने 1792 में राजतंत्र का अंत कर दिया। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र का अर्थ होता है वह सरकार जहां सरकार के प्रमुख का चुनाव जनता करती है। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्दी मैरी एंटोनियत का भी वही हाल हुआ। इस प्रकार से फ्रांस में 1793 में लुई 16 का अंत हुआ, लेकिन 1793 से 94 तक के काल को आतंक युग कहते हैं, जिस समय पर रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई थी, जिसके बारे में हम आपको अपने अगले लेसन में पढ़ाएंगे, जो कि अब आपको अगला वीडियो मंडे को भेजा जाएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है हमारे सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप अपने ऐप के क्वेश्चन आंसर कॉलम में जा कर के मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगी। मेरा नाम रश्मि पाठक है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। लेसन का पूरा कंटेंट मैं आपको PDF के फॉर्म में मंडे को भेजूंगी।